नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं, अब से 4 दिन पहले यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक करारदाद के ज़रिए यूरोपियन कमीशन से ये मुतालबा किया कि यूरोपियन कमीशन ये साबित करे कि पाकिस्तान का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP प्लस जो है उसे अब तक क्यों बरकरार रखा गया है, इसे क्यों ख़त्म नहीं किया जाए और क्यों, इसकी क्या वजूहात हैं कि इसको जारी रखा जा सकता है। ये एक ऐसी करारदाद है जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट में 681 मेंबरान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट डाला और सिर्फ 3 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट डाला। इस करारदाद की और इसकी नेचर जिसमें जितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, इसकी अहमियत यह है कि पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन के साथ $8 बिलियन की पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट्स करता है और $5 बिलियन की इंपोर्ट्स करता है और यूं $3 बिलियन ज़्यादा न सिर्फ एक्सपोर्ट करता है बल्कि जो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान करता है $8 बिलियन की यूरोपियन यूनियन में, वो ज़ीरो रेट के ऊपर उन पर ड्यूटी लगती है, यानी उन पर किसी किस्म की कोई ड्यूटी यूरोपियन यूनियन में नहीं लगती है। इसी चीज़ को GSP प्लस कहा जाता है। अगर यूरोपियन यूनियन GSP प्लस को ख़त्म कर दे तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे। कैसे मुल्क में जहां बिजली, पानी और तमाम चीज़ों के रेट्स पहले ही बढ़े हुए हैं, जहां पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत से लोग जो है बग़ैर जॉब के हैं, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के इन फैसलों से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, सियासी जमातों के लिए, पूरे सिस्टम के लिए बहुत शदीद चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? अपोजिशन की जमातें हुकूमत की क्या मदद कर सकती हैं? क्या ऐसे महज अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक वॉर ऑफ वर्ड्स के तौर पर लिया जाएगा, या यहाँ पर एक बाहमी इश्तराक से एक हिकमत अमली जो है तय पाएगी ताकि यूरोपियन यूनियन के कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जा सके, पाकिस्तान के अपने जो कंसर्न्स हैं उन्हें भी दुनिया के सामने लाया जा सके। ये मेरी आज की इस प्रोग्राम की इस नशिस्त का मौजू है। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे हुकूमत की तरफ से जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं रिलीजियस हार्मनी के हवाले से। मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे अपोजिशन PMLN की तरफ से जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, इससे पहले फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं डिफेंस प्रोडक्शन, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, मुझे राना तनवीर साहब ज्वाइन कर सकेंगे। और मुझे इकनॉमिक्स के एक्सपर्ट, पॉलिटिकल इकॉनमी पे लिखने वाले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, वो मुझे ज्वाइन कर सकेंगे वाया एक वीडियो लिंक के ज़रिए। तो मैं अपने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। और अगर मैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की तरफ चल सकूँ, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मेरी कोशिश होगी कि हम सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। जो चैलेंज आपके सामने खड़ा हुआ है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की करारदाद से, इसे आपकी हुकूमत कितना बड़ा और कितना सीरियस चैलेंज समझती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है और हमें ये बात माननी चाहिए कि पाकिस्तान दुश्मन जो लाविये हैं, उनका जो प्रोपेगेंडा है, उससे यूरोपीय यूनियन के लोग मुतासिर हुए हैं। पिछले 7 माह से मैं बतौर नुमाइंदा खसूसी मजहबी हमांगी और ये मामला देख रहा हूँ। हमारे मुल्क में एक केस नहीं हुआ कि जिसमें आप कहें कि तौहीन मज़हब या तौहीन नामूस रिसालत का कोई गलत केस इंदराज हुआ है या उसके कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जो जबरी मज़हब की तब्दीली की बात होती है, उसके वाक़यात भी ना होने के बराबर हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हैं, लेकिन ना होने के बराबर हैं। ये तो है मजहबी एतबार से, और बहुत सारी बेहतरी आई है, बहुत सी चीज़ों में हम आगे गए हैं। अब एक कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिसमें हमें 2-3 काम करने के हैं जो हम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ जिन लोगों को ये काम करना है, हमारा फॉरेन ऑफिस है या बाकी लोग हैं, कि वो दुनिया को बताएं कि जो तौहीन नामूस रिसालत या तौहीन मज़हब का हमारे यहाँ कानून है, ये लोगों की जानों का मुहाफ़िज़ है। इसकी वजह से लोग बचते हैं। अगर ये कानून नहीं होगा तो यहाँ जो हालात हैं, हर कोई अपने हाथ में तलवार पकड़ेगा और किसी पे इल्ज़ाम लगाएगा और उसकी गर्दन काट देगा। हमारे यहाँ इस कानून की वजह से मैं आपको इन 6 माह में बता सकता हूँ कि हमने कितने लोगों को जब जाके कानून के दायरे में गए तो उनकी बेकसूर थे, बेगुनाह थे, और वो आज अपने घरों के अंदर हैं। इस्लामाबाद की रिमशा मसीह इसी कानून की वजह से अपने घरों में है। एक मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के हवाले से किया जाता है। और दूसरी बात है, एक है तौहीन, एक है नफरत अंगेज मवाद, एक है नफरत अंगेज तकरीर, और एक है आज़ादी इजहार। आज़ादी इजहार और चीज़ है, गाली देना, तौहीन करना,
नफरत फैलाना ये और चीज़ है। हमें इस पे कल भी वज़ीर आज़म साहब ने जो OIC इमरान ममालिक के इमरान के सुफरा हैं उनसे जो मीटिंग की उसमें भी हमने ये बात की है, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम अपने दलाइल के साथ अगर यूरोपीय यूनियन के लोगों को आगाह करेंगे वो ज़रूर मानेंगे। मैं आपको एक आखिरी बात कहूँ, आपने भी वो रिपोर्ट देखी होगी, एक बड़ी अलावा साहब आपने कहा कि फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है, आपने कहा कि फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है। फॉरेन ऑफिस के जराए से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो हमारे डिप्लोमेट्स यूरोप में हैं वो कहते हैं कि उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि अगर हुकूमत ने TLP को बैन कर दिया था तो फिर उसके साथ मायदा कैसे किया, उस मायदे और एग्रीमेंट को पार्लियामेंट में डिस्कस कैसे किया। अगर TLP एक बैन जमात है तो उसने सिंध में कराची में होने वाले बाई इलेक्शंस में हिस्सा कैसे लिया। तो डिप्लोमेट्स को कहते हैं कि उनको ये बड़े मुश्किल सवालात के जवाब वहाँ देने पड़ रहे हैं और हमारी जो अंदरूनी सियासत है वो कोई मदद नहीं कर रही वजारत खारजा की। नहीं, मैं इस पे गुजारिश करूं, पहली बात यह है कि TLP को हुकूमत ने बैन किया, जो उसका प्रोसेस है वो जारी है। दूसरी बात है, क्या आज अमेरिका ने तालिबान से मुज़ाकरात नहीं किए? क्या माजी में हमने मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में TTP से हम मुज़ाकरात नहीं करते रहे? मैं खुद एक वफद का हिस्सा था जो उनसे बातचीत करता रहा। क्या सवात के तालिबान से बातचीत नहीं होती रही? ये तो देखें, एक ऐसे मसले के ऊपर अवामुन्नास बाहर निकली जो हम सब के दिलों के करीब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत का मसला। जो कानूनी पहलू हैं वो कानूनी पहलू अपनी जगह, उनके पास जो हक है या जो भी है, लेकिन कोई मुआहदा उसके बाद नहीं हुआ। बातचीत हुई, उनको बताया गया कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। बातचीत तो दुनिया में हर जगह होती है, लेकिन जब तारीक़े लब्बैक को बैन किया गया उसके बाद उनके साथ कोई नया मुआहदा बिल्कुल नहीं हुआ और ना ही हुकूमत ने कोई ऐसा, मैं समझता हूं, अमल किया। हाँ, उसका लाजमी बात है कि जो इस पाकिस्तान के अंदर एक शिद्दत है फ्रांस के हवाले, मुझे जरा ऑपोजिशन को लाने दीजिए किया है तो उस जी मुझे इस पर ज़रा अपोजिशन को भी लाने दीजिए। जी राना तनवीर हुसैन साहब, ये मसला, ये चैलेंज जो है ये महज हुकूमत का नहीं है, ये चैलेंज पाकिस्तान के तमाम सियासी निज़ाम का है, तमाम सियासी जमातों के लिए है, रियासत के लिए है, माशरे के लिए है। आपकी जमात जो है, आप खुद पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, आपको अंदाज़ा है कितना बड़ा ये इकनॉमिक चैलेंज है। आपकी जमात जो है किस तरह से हुकूमत की मदद कर सकती है और आपका क्या सलूशन है कि कैसे इस यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान की नेगोशिएशन को इम्प्रूव किया जाए? क्या अंदरूनी तब्दीलियाँ हम ऐसी ला सकते हैं कि हमारे दुनिया में, हमारे ट्रस्ट में, हमारे एहतमाद में इजाफा हो सके? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आपको पीछे थोड़ा सा लेके जाऊंगा कि जब हमारी गवर्नमेंट थी उस पर हमने बड़ी एफर्ट्स की और ये जो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ मुआहदा था उसको बल्कि एक्सटेंशन भी हमने करवाई है इसकी, और ये फैसिलिटी ये उनसे हमने ली यूरोपियन यूनियन से, और उसके लिए हमने बहुत सारे डेलीगेशन बनाए और वहाँ पे जाके हमने लॉबिंग की जब वोटिंग होनी थी। तो अब जब ये मसला हुआ है, ये थोड़ी शिद्दत आई है फ्रांस के मसले में, ताहिर अशरफी साहब ने बताया आपको, तो उस वक्त ये चीज़ें जब सामने आई तो ये लंबी कहानी हो जाएगी कि ये लोग TLP वाले किस तरह वो किन की पैटर्नेज से ये आगे बढ़ते हैं, किस तरह हुआ। जब फैज़ाबाद में धरना हुआ था उस वक्त भी ये महसूस किया जाना चाहिए था। तो अभी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जो इन्होंने हैंडलिंग की है इस सिचुएशन में, वो हमारा उस पर बहुत ही सख्त किस्म की रिजर्वेशन है, बहुत हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हैंडलिंग या मिस हैंडलिंग इन्होंने की है सारी सिचुएशन की। अब रही बात के यूरोपियन यूनियन में करारदाद उन्होंने पास की है। लेकिन राणा साहब, ये सूरत हाल तो हर हुकूमत के लिए मुश्किल थी। राणा साहब, ये सूरत हाल तो हर हुकूमत के लिए मुश्किल थी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी हुकूमत ने GSP प्लस का मायदा भी किया, उसे एक्सटेंड भी करवाया, बड़ी मेहनत की उसमें। लेकिन ये भी लोग कहते हैं यहीं इस्लामाबाद के अंदर कि आपकी हुकूमत पे यूरोपियन यूनियन और NGOs का दबाव था जिसके तहत मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई। अगर मुमताज़ कादरी को उस वक्त 2016 में फांसी न दी जाती तो TLP की मूवमेंट इतने वायलेंट तरीके से सामने ना आती। तो वो जो दबाव हर हुकूमत में है वो आपकी हुकूमत में भी थे, कोई भी परफेक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा। मुमताज़ कादरी को फांसी अगर ना दी जाती 2016 में तो ये इतनी भरपूर किस्म की एग्रेसिव मूवमेंट भी सामने ना आ सकती। राना साहब, नहीं, वो एक जुडिशल प्रोसेस था मुमताज़ कादरी वाला, उस पर हमने क्या करना था या हमने फांसी देनी थी वो आपको पता है सारी सिचुएशन का। लेकिन मसला ये है कि मैं जो अभी जो सिचुएशन है उसके लिए
आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो बात कर रहे थे ताहिर अशरफी साहब, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये हमारे फॉरेन ऑफिस जो डिप्लोमेटिक लेवल पे लोग हैं उनकी फेलियर है कि वो कहते हैं जी कि आपने मुआहदा क्यों किया। ये कोई इतने टेढ़े क्वेश्चन नहीं है जिसका वो जवाब ना दे सकें। वो हैं किस लिए, उनको ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है फॉरेन ऑफिस को, क्यों कहते हैं वो डिप्लोमेट हैं, और वहाँ हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो उसका एक प्रोफेशन ही है, एक्सपर्ट इसी तरह इस काम के लिए हैं कि वो जाके राय आमा या जो भी लोगों की रिजर्वेशन है या जो ज़हन उनके साफ करें। दूसरी बात ये हुई कि जो हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन है, ये क्यों नहीं हम रजिस्टर करा सके कि जहाँ जितनी मिनॉरिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि ये बड़ी प्रिविलेज क्लास है हमारे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जितने भी मिनॉरिटी मेरे हलके में रहती है वो मुझे वोट देती है, मैं उनका MNA हूँ और उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और उनकी स्पेशल सीटें भी हैं जो मिनॉरिटी है। किसी भी असम्बली में मुझे बता दें दुनिया जहान के जो रिप्रेजेंटेटिव अदारे हैं, वहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को 2 दफ़ा रिप्रेजेंटेशन मिली हो। मैंने क्रिश्चियन जितने भी मेरे हल्के ये पॉइंट आपका सही है, ये पॉइंट आपका सही है। जरा मुझे डॉक्टर फारूक सलीम को लाने दें ब्रेक से पहले। आप नहीं, ये आपके बाद में वजन है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, क्या ये पाकिस्तान के वजारत खारजा का फेलियर है या पाकिस्तान का सियासी ढांचा जो है वो दुनिया को समझ नहीं पा रहा? डॉक्टर साहब, 3 बातें अगर हम सामने रख लें। पहली बात तो ये है कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, EU पार्लियामेंट जो है वो फैसला साज इदारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी रेजोल्यूशन EU पार्लियामेंट पास करता है वो नॉन बाइंडिंग कहलाता है। वो लाजिम नहीं है कि उसके मेंबर ममालिक जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें। और तीसरी चीज़ ये है कि ये पॉलिटिकल डिज़ायर की एग्जिबिशन है, यानी कि ये सियासी ख्वाहिशात जो हैं यूरोपियन ममालिक की, ये ख्वाहिशी उनकी सियासी ख्वाहिशात का इजहार है। तो 3 चीज़ें, ये नॉन बाइंडिंग है, ये लाजिम नहीं है, और ये फैसला साज इदारा नहीं है। इनका फैसला साज इदारा जो है वो कहलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो एक्चुअली कोई एक्शन ले सकता है। तो अभी तक ये मामला सिर्फ सफारती हद तक है। और आपने जो सवाल पूछा वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वैलिड है, और वो इस लिहाज से कि ये रेजोल्यूशन का जो मसवदा है ये पिछले कई हफ्तों से यूरोपियन कैपिटल्स के अंदर चक्कर लगा रहा था। इसमें एडिशंस हो रही थी, इसमें सब्सट्रैक्शंस हो रही थी, इसको एडिट किया जा रहा था। तो उस दौरान मैं समझता हूँ कि जो हमारे सफारती मिशंस हैं वहाँ पे, उनको वो क्या सोए हुए थे उस वक्त, उनको मालूम तक नहीं हुआ कि इस किस्म का रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आने वाला है। उस वक्त उनको ये पॉइंट आउट कर लेना चाहिए था, और उस वक्त हमें एक अपना काउंटर नैरेटिव जिसको कहते हैं, हमारा एक बयानिया होना चाहिए था कि ये रेजोल्यूशन के खिलाफ हमारा क्या बयानिया है, असल सिचुएशन क्या है। वहाँ पे हमारी सफारती हद के ऊपर जो नाकामी है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने है। डिस्कशन को इसी पॉइंट से आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अलामा ताहिर अशरफी साहब और राना तनवीर हुसैन साहब दोनों मेरे साथ हैं, और मैं दोनों को मुखातिब करके उन्हें मैं ये मानता हूँ कि जैसे इस ब्रेक से पहले डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने भी इस बात से इत्तफाक किया जो ताहिर अशरफी साहब ने भी कही और राना तनवीर साहब ने भी कही कि पाकिस्तान के वजारत खारजा का, फॉरेन ऑफिस का और डिप्लोमेट्स का फेलियर इस हद तक ज़रूर है कि जब ये करारदाद यूरोपियन पार्लियामेंट के मुख्तलिफ ममालिक में गुज़श्ता कई हफ्तों से गर्दिश कर रही थी, तो पाकिस्तान के सफारतकारों ने इसके बारे में पहले से एक काउंटर स्ट्रेटजी जो है इख्तियार नहीं की है। ताहम पाकिस्तान के सफारतकार, मैं अगर आपसे शुरू करूँ अलामा ताहिर अशरफी साहब, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर की जो सियासत है आप दोनों जमातों के दरमियान ख़ास तरफ इशारा है, बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजहबी ग्रुप्स को और मुख्तलिफ जो जमातों को इस्तेमाल नहीं करती अपनी सियासत के अंदर, लेकिन आप दोनों जमातों के ऊपर ये इल्ज़ाम है, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं। जैसे अभी राना साहब कहते हैं कि 2017 के धरने में TLP को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, या इलेक्शन में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, या आपके लोग 2017 में उनसे सिंपैथी रखते थे, 2018 में जब उन्होंने मुजाहरे किए तो PMLN के वर्कर्स उनके साथ थे। तो जो सफारतकार ये कहते हैं कि 2 बड़ी जो जमातें हैं राइट ऑफ द सेंटर, यानी PMLN को और PTI को आपस में बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान की सियासत को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ये डायरेक्शन जिसमें पाकिस्तान की सियासत है, इसे दुनिया में पाकिस्तान दुश्मन ताकतें इस्तेमाल करती हैं। क्या कहेंगे अलामा साहब आप? पहली बात तो यह है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो खला पैदा होगा वो किसी ने तो पुर करना है।
पाकिस्तान की जो मेन मजहबी जमातें थी, जब उन्होंने नामूस रिसालत और अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर बात करनी बंद कर दी, और फिर बदकिस्मती या खुशकिस्मती जो भी आप कह लें कि उस तनाजुर के अंदर एक ऐसा खला पैदा हुआ, एक मियाँ साहब के दौर में ऐसा वाक़या हो गया, एक मुमताज़ कादरी की फांसी का मामला आया, उस खला को आगे उन लोग TLP ने पूरा किया है। अब उनके लोग हैं, वो वोट लेते हैं, वो एक उनके सूबाई असम्बली में मेंबर हैं, वो मुस्लिम लीग नून उनके साथ लगे या ना लगे, PTI लगे या ना लगे, या जो भी है, आपको ये खाली ये दो जमातों की बात नहीं है, आपको मजमूई तौर पर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। और फिर ये कोई एक जमात तो नहीं है, जिन जमातों को आपने कलअदम करार दिया हुआ है, क्या इलेक्शन के अंदर हम उनसे वोट लेने नहीं जाते? ठीक है। क्या इलेक्शन के अंदर तमाम जो सियासी जमातें उनकी हिमायत नहीं लेती? तो आखिर वो मैं यही कह शहरी है, आपको एक पॉलिसी मुरतब करनी होगी बाहमी इत्तेफाक से कि आपने इन लोगों को, वो पॉलिसी क्या होगी? राणा साहब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप दोनों के बाहमी ताउन और इश्तराक के बगैर इन मसाइल का हल निकल ही नहीं सकता। बाकी जितने भी झगड़े आपके हो करप्शन पे, नैब पे, वो अपनी जगह पे, लेकिन इस मसले के लिए आप दोनों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा, चाहे बिहाइंड द सीन्स बैठे। क्या कहेंगे राणा साहब आप? देखिए, हमें दोनों को नहीं इकट्ठे बैठना पड़ेगा डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा इशू है जो आपने अभी बात की। पहले तो मैं समझता हूँ कि हम सारे नमूसे रसालत के लिए, क़ुर्बत रसूल के लिए, मेरा ख्याल है आखिरी हद तक हम भी जाने को तैयार हैं। हम भी, हमारे भी अकायद जो हैं या बैकग्राउंड है जो मजहबी है, और ये किसी से कोई ऐसी बात नहीं, हमें उस पर काम करने में कोई इज्तनाब नहीं, नाम कोई कभी छोड़ी है हमने। लेकिन वो जो बात की है, मैं आज भी कहता हूँ कि वो जो कहते हैं दो लफ्ज़ आगे पीछे, तो वो मैं समझता हूँ उस वक्त ये पॉलिटिकली सारा कुछ हुआ था। हालांकि वो दो लफ्ज़ आगे पीछे जो थे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको रेक्टिफाई कर दिया, और जब सैनेट में वो बात गई तो वहाँ से वो सारी, आपको याद होगा, सैनेट में उसको दुरुस्त कर दिया गया। वो पूरी लेजिस्लेशन वो सैनेट से पास नहीं हुई थी, सिर्फ नेशनल असम्बली से हुई थी। तो उसके बाद भी जो वाक़यात हुए वो भी एक दास्तान है। लेकिन जो ये बात आपने किया कि हम दोनों को बैठना चाहिए, इसमें और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो ये पॉलिसी में अहम रोल अदा करते हैं, और वही इन चीज़ों को जो बहुत पास्ट, जो नियर पास्ट में, या आप पीछे देखेंगे जब अफ़गानिस्तान का मसला था या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, या और हमारे मामलात सिक्योरिटी रिलेटेड थे, उसमें हमने कुछ चीज़ों को आगे लेके, इन चीज़ों को हम आगे लेके गए हैं। तो वो मेरा लिए हमें सबको बैठ के ये सोचना होगा कि एक कॉमन विजन जो है, आप कह रहे हैं कि कॉमन विजन हमें बनाना होगा। जरा डॉक्टर फारूक सलीम साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है, सियासी जमातें हैं, मैं डॉक्टर साहब सॉरी थोड़ा जा इसको दुरुस्त कर दूं, कॉमन विजन की बात नहीं, विजन तो विजन होता है। इसमें हमें एक पूरी पॉलिसी बनाना होगी जो एक, जिसको आपने अमली जामा पहनाना है। विजन तो आप, मैं सब एक विजन रखते हैं किस तरह होना चाहिए, लेकिन विजन से बात नहीं बनेगी, बल्कि बैठ के हमें एक पूरा फैसला करना होगा। फारूक सलीम, आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट को एहसास है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो है वो कितना बड़ा एक टेंडर बॉक्स है बाकी सारी दुनिया के लिए, उसको कोई भी इस्तेमाल करता है? देखिए, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल इलेक्टेड बॉडी है जो मुंतखब थे। तो तकरीबन 37 करोड़ वोटर्स हैं। मैंने पहला सिक्के का रुख आपके सामने रखा था कि अब तक वो जो रेजोल्यूशन है वो नॉन बाइंडिंग है और वो फैसला साज इदारा नहीं है, लेकिन ये यूरोप की एक ऐसी बॉडी की तरफ से एक हमें पैगाम मिल रहा है जो बड़ा ही सीरियस पैगाम है, और हमारी सियासी क़यादत को इसको सीरियस लेना होगा, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये वाला रेजोल्यूशन यहाँ से माइग्रेट होके चला जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर जब वहाँ जाता है तो वो फैसला साज इदारा है, वहाँ पे माशी नुकसानात पाकिस्तान को हो सकते हैं, जिसका कुछ जिक्र जो है वो आपने अपने इब्तदाइये में किया।
देखिए, हमारी सियासत जो मुल्क के अंदर है, हमें एहसास होना चाहिए कि हम एक जजीरा नहीं है, हम बाकी दुनिया का जो मालियाती निज़ाम है, बाकी दुनिया का जो तजारती निज़ाम है, हम उसका हिस्सा है और उसके हिस्से से बाहर रह के हम जिंदा नहीं रह सकते। अब मैं जहां तक समझा हूं, इस वक्त पैगाम ये दिया जा रहा है कि उनको कानून के ऊपर कोई एतराज नहीं है। वहां ये कहा जा रहा है कि जो कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो यूरोपियन यूनियन और उसकी जो मेंबर ममालिक हैं 27 के करीब, और जो 37 करोड़ वोटर्स मैंने जिक्र किया जिनके ये नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके मुल्क में जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इसका जवाब तो दलाइल की बुनियाद पे होगा, और जवाब जो है वो सफारतकारी चैनल के थ्रू ही होगा, और हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि ये मामला यहाँ पे निपट जाए और ये मामला आगे जा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में न जाए, जिसका असर जो है फिर वो माशी असर हमारे ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो कानून का कोई खास मैं जहां तक समझा हूं उनकी आप ताहिर अशरफी साहब को क्या एडवाइस करेंगे? ताहिर अशरफी साहब इस वक्त हुकूमत की तरफ से है, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं रिलीजियस हार्मनी में। आप ताहिर अशरफी साहब से क्या दरखास्त करेंगे कि क्या करना है हुकूमत को? देखिए, एक बात तो ये है कि वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द बोट। एक गलती हुकूमत से या हमारी सफारतकार जो यूरोपियन ममालिक में बैठे हैं उनसे गलती हो चुकी। उनको ये 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले जब उनको पता लग जाना चाहिए था कि ऐसी रेजोल्यूशन आ रहा है, और उस वक्त फिर हमें दलाइल का इस्तेमाल करना था, और उस वक्त हमें OIC का अगर कर सकते तो इस्तेमाल करना था, उस वक्त हमें यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल करना चाहते तो करना था, उस वक्त हमें बाकी इस्लामी ममालिक के साथ मिलके दलाइल देने थे और अपना बयानिया पेश करना था। तो पहली बात तो यह है कि वी मिस्ड वन चांस जो हमें मिलना चाहिए था, और जो शायद हमारी सफारतकारी की कमजोरी की वजह से हमें नहीं मिला। अब दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि हम इस दुनिया से अलग नहीं सकते, हमने इसी दुनिया का हिस्सा बन के रहना है, जो उसका मालियाती ढांचा हो, जो उसका तजारती ढांचा हो, जो उसका सियासी ढांचा हो, उन सब से ये 22 करोड़ पाकिस्तानी अलग नहीं रह सकते। तो हमें अपना बयानिया जो है उसको क्लियर करना होगा कि यहाँ पे जो अब जरा रुकें यहाँ। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, फॉरेन ऑफिस को आप ब्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है। अगर एक सिचुएशन डेवलप कर रही थी गुज़श्ता चंद हफ्तों से, हम जाहिर है कि भारत, हम ये भी जानते हैं कि भारत ने कई दफ़ा कोशिश की कि पाकिस्तान का GSP+ सिस्टम जो निज़ाम है, जो कंसेशन है, उसे ख़त्म करवाया जाए ताकि पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए। आपकी हुकूमत सोई भी थी जब ये रेजोल्यूशन वहाँ से चल रहा था, आगे आपको पता चलना चाहिए था, इसे काउंटर करने के लिए आपके पास हिकमत अमली होनी चाहिए थी। देखिए डॉक्टर साहब, इस मामले में तो फॉरेन ऑफिस, सीधी सी बात है, मैं जो काम, मेरा काम है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपको मैंने बता दिया। अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल ये बात खुद यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने मेरे साथ आज से 2 हफ्ते पहले तस्लीम की। अगर हमें उस वक्त ये फॉरेन ऑफिस नहीं या हमें इल्म होता, हम उनसे बात करते। वो मेरे पास 2-2.5 हफ्ते पहले आई, उन्होंने कहा कि इन 6 माह में ये कानून का गलत इस्तेमाल रुका है। देखिए ना, ये मुझे इसलिए इल्म नहीं था, उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं बताया गया। अगर मुझे बताया जाता फॉरेन ऑफिस से कि ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है या ऐसे हालात हैं, तो हम जरूर उस पर कोई हाथ पांव मारते। हमारा जो काम है, मैंने आपको अर्ज किया, मैंने अपना काम जो है वो मैं कह सकता हूं कि अगर इन 7 माह में कोई एक केस इस कानून के गलत इस्तेमाल का है तो वो बता दे। हाँ, मैं आपको 22 से 25 वाकयात बता सकता हूं कि जो लोगों के इस तरफ रुझान था, हमने बातचीत के जरिए उनको हल किया, क्योंकि उसमें तौहीन नहीं हुई थी। तो ये बेहतरी पाकिस्तान में आई है, और इस बेहतरी को यूरोपीय ममालिक के सुफरा हमारे साथ जब मिलते हैं वो मानते भी हैं। बदकिस्मती ये है कि इन मामलात के ऊपर डॉक्टर साहब हमें संजीदगी से, खा वो हमारे अंदरूनी मामलात हैं। अभी राणा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि 2 पार्टियों का यह मसला नहीं है। आपने 2001-2 में बाज पार्टियों को कलअदम करार दिया, आज भी वो मौजूद हैं, उनके MPs मौजूद हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो आपको एक चीज तय करनी है कि आपने करना क्या है। अगर तो आपने यही वक्ती चीजें करनी है तो उससे फिर आप लोगों को मुतासिर नहीं कर सकते हैं। आपको मुस्तकिल बुनियादों पर एक हिकमत अमली बनानी है। जैसे कौमी एक्शन
एक्शन प्लान है, अगर उस कौमी एक्शन प्लान पर ही पूरा अमल हो जाता और हो जाए और सियासी जमातें तय कर ले सारी, पहले हम अंदाजा इन जमातों के हवाले से ये रवैया रखना है। अलामा साहब मुझे ठीक अलामा साहब जरा रुकिए, मुझे अजीजुल्लाह गोहीर साहब ने ज्वाइन किया है, जो पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेगमा के, उनसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अजीज गोहीर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या आप बता सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस जो है वो उसको कुछ होता है, वो रुक जाता है, तो किस किस्म का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को? जी अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, ये एक इस वक्त बड़ी तशवीश की बात है और हम लोग इसके ऊपर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप भी इसका कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। बेसिकली जो GSP प्लस हमें मिला था, इसका हमें पहले साल से लेके आज तक जो है, मतलब हमारी को $4.5 बिलियन के करीब, आप जहाँ से अंदाजा लगा लें, तो $4.5 बिलियन के करीब जो थी वो हमारी एक्सपोर्ट हुआ करती थी, और वो अब 7.5 से $8 बिलियन पे पहुंच चुकी है यूरोप की, जो EU की एक्सपोर्ट है हमारी। और इसी हवाले से हमारे बहुत सारे जो हैं वो लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी प्लान भी की हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर भी चुके हैं इसी जो है वो ट्रेंड की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से जो है वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फ्लरिश कर रही हैं, और इवन आपके कोरोना पीरियड के अंदर भी हमारे एक्सपोर्ट्स ने जो है वो मायूस नहीं किया है पाकिस्तान को, और इंडस्ट्री ने मायूस नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा कोई झटका पाकिस्तान की इसमें आता है तो ये हमें फौरी तौर पे जो है वो $1.5 से $2 बिलियन का जो है वो इसके ऊपर हमें नुकसान का अंदेशा है, जो कि आपका। अच्छा गोहीर साहब, आप भी इसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी है, आपकी एसोसिएशन भी है। अभी हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं उनको नहीं पता था, फॉरेन ऑफिस ने बताया, मीडिया को नहीं पता था। ये क्या यानी हुस्न इत्तफाक है या निकम्मापन है कि एक करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गर्दिश कर रही थी यूरोप के 27 कैपिटल्स में, लेकिन पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता था कि ये खतरा है, जब हो गया है तो तब हम उसके ऊपर रद्द-ए-अमल कर रहे हैं। ये तो बिजनेस कम्युनिटी का भी फेलियर है, फॉरेन ऑफिस के और हुकूमत के साथ साथ। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ी मजाका खेज बात है कि आपको 600 से ज्यादा आपके जो है वो अगेंस्ट वोट आते हैं उस पे, और सिर्फ 3 वोट आपके हक में आते हैं। तो 600 वोट्स का मतलब ये है कि जो आपकी अलायंस भी वहां पे मौजूद थे वो भी उसके अंदर शामिल है, यानी कि ये बड़ी अच्छे तरीके से एक लॉबिंग वहां पे हुई है, और ये कोई 2 दिन में काम नहीं हुआ। ये ठीक नहीं, 2 दिन में काम नहीं हुआ तो आप लोग क्या करे थे सारे, हुकूमत भी, बिजनेस कम्युनिटी भी, फॉरेन ऑफिस भी? ज़ाहिर है ये अब देखिए इसमें अर्ज ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी या हुकूमत की आंखें होती हैं इन जगह के ऊपर, वो आपके फॉरेन मिशन होते हैं, वो आपके फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, और फॉरेन मिशन और फॉरेन ऑफिसर्स की जो हालात मेरा ख्याल है पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह की किसी किस्म की कोई लॉबिंग नहीं है। आज तक इस मुल्क के अंदर अगर हम कोई भी ब्रांड लेके आए हैं या किसी किस्म का भी हमने इसके अंदर एक्सपोर्ट में इजाफा किया है, बायर्स को हम पाकिस्तान की तरफ मतवज्जा कर पाए हैं, तो वो हमारी इंडिविजुअल जो थी वो कोशिशें थी, और हम बाहर जाते हैं फेयर के अंदर और उनको इंडिविजुअल B2B मीटिंग्स होती हैं हमारी, तो उससे करते हैं। अलामा ताहिर अशरफी साहब, आप तो चले प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं रिलीजियस हार्मनी के लिए, उस हद तक आपके अपना जो आपका डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ आपका फेलियर नहीं बनता, बिकॉज आप अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखा रहे हैं, आप एक हार्मनी पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत और कैबिनेट का फेलियर तो फिर भी है कि आप उनको पता नहीं चला। ये कह के कि फॉरेन ऑफिस ने हमें नहीं बताया, ये हुकूमत इससे अपने आप को अलग तो नहीं कर सकती? ख्याल है, मैं नहीं कहता कि उन्हें नहीं बताया होगा, लेकिन मैं अपनी बात, आपने मुझसे पूछी कि मैंने अपनी बात की है, मुमकिन है उस लेवल पे कोई कोशिश की गई हो, कोई मेहनत की गई हो, लेकिन मैं समझता हूं कि बहरहाल इतने बड़ा हमारे खिलाफ वोट का जाना जो है ये सवालिया निशान है, ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे अभी राणा साहब ने कहा
कि आप देखें अक़लियतों के अलहदा से नुमाइंदे भी आते हैं, वो इलेक्शन लड़ के भी आते हैं। इसी तरीके से हर जगह पे हम उन्हें सहूलतें अपने से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं अपने, यानी अब मेरा दफ्तर 24 आवर काम करता है, कोई एक छोटी सी शिकायत भी हमें मौसूल होती है हम उसको हल करते हैं। तो और असल मसला जो है डॉक्टर साहब, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं और ये सारे मेरे हजरात इससे अंदाजा लगाएं कि एक बहुत बड़ी दुनिया की न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल 1000 बच्चियों का मजहब तब्दील करवा दिया जाता है। हमने उस न्यूज़ एजेंसी से राब्ता किया, उन्हें कहा कि यार आप हमें कोई लिस्ट देंगे? उन्होंने कहा जी ये एक रिसर्च है, हम पिछले 4 माह से मुल्क के तमाम इदारे जो हैं इन्वॉल्व हैं कि लाएं जी हमें 100 बच्ची का नाम तो बता दें। ये नहीं पेश हो सका। कोई यहां फसाद की कोशिश करेगा तो कानून हरकत में नहीं आएगा तो क्या करेगा? ये कोई जुर्म है? कानून होता ही इसीलिए है कि मुझे ब्रेक लेने दीजिए, इसमें कोई शक नहीं। अलावा सर है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा लॉबीज जो है वो दुनिया में काम कर रही हैं। मैं राणा साहब को इस डिस्कशन में लेके आऊंगा एक ब्रेक के बाद कि इसका हल हमें क्या निकालना है, एक ब्रेक के बाद। थैंक यू नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधे चलता हूँ राणा तनवीर साहब की तरफ। राणा साहब, आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, आपकी जमात कई दफ़ा पाकिस्तान में पावर में रह चुकी है, हुकूमत बना चुकी है, दोबारा भी इसकी मुमकिन है कि आपके पास वफाकी हुकूमत हो। जब अल्लामा अशरफी साहब बात करते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सा प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो ये एक हकीकत है कि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर के ज़राए इब्लाग में सैकड़ों स्टोरीज़ निकालती हैं जो या तो गलत होती हैं या बहुत एग्जैजरेटेड होती हैं। ये अब एक कॉमन चैलेंज है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जब भी ऐसा चैलेंज आता है बाहर के ज़राए इब्लाग से तो दोनों जमातें आपस में कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। मतलब आप लोग भी खुश होते हैं अगर वो नेगेटिव खबरें आती हैं, जब आपके बारे में नेगेटिव खबर आती है तो ये खुश होते हैं। इसके बारे में आपका क्या इस्तदलाल है? देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो तैयार अशरफी साहब ने कहा है उसे मैं इत्फाक करता हूँ कि बाहर बहुत ही एक मनफी प्रोपेगेंडा या एक जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा सोची समझी स्कीम या प्लान के मुताबिक के तहत किया जा रहा है। और मुख्तलिफ एक ऐसी फोर्सेस हैं जो लगी रहती हैं, हमारे बहुत सारे दुश्मन भी हैं जिस तरह हिंदुस्तान है, और वो काफ़ी मुल्कों में अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो हमसे ज़्यादा रखता है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, गल्फ़ की स्टेट्स हो या अमेरिका हो या यूरोप हो। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा वहाँ पे उसका रसूख है, चाहे बिजनेस में हो चाहे दूसरे मामलात में हो। तो मैं फिर वो लंबी बहस आ जाए, इतने समझे कि उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप यूएई की बात करें तो वहाँ पे इंडियन जो हैं वो की पोस्टों पे भी हैं, लेकिन हमारे लोग सिवाय टैक्सी चलाने के या और चीज़ें करने के, होटल में जाएँ, शॉपिंग मॉल में जाएँ, तो आपको सेल्स साइड पे या सारे लोग जो इंडियन मिलेंगे या उनके मैनेजर इंडियन मिलेंगे। बिसाइड दैट ये बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हमारे जो मिशन हैं, फॉरेन मिशन, आपने जो बात की थी कि इसका हल क्या है, तो हमारे फॉरेन मिशन और इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट होती है उसको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा और काम करना होगा, बल्कि ज़्यादा काम करना होता है जो रूटीन में फॉरेन मिशन की एक ड्यूटी है। तो हमारे फॉरेन मिशन रूटीन से हट के बहुत नीचे की सतह पे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बल्कि अपने उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या अपने बिजनेस या अपनी फ्यूचर के प्लान बना रहे होते हैं कि आपने क्या करना है। ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात रही कि हम खुश हो रहे होते हैं या ये खुश हो रहे होते हैं, हमारे ये बात नहीं, ये इशू इसको हैंडल करना बेसिकली गवर्नमेंट ने। अगर ताहिर अशरफी साहब ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है जो हम कहते हैं ये गवर्नमेंट जो है वो फेल गवर्नमेंट है, इसको कंपनी हैंड नहीं करती चीज़ों को, इनको नाड़ी हैं या लफ्ज़ और भी बहुत सारे बोले जाते हैं इनके मुतल्लिक। लेकिन वही बात आ गई, फॉरेन ऑफिस जो है वो इनका एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। तो मैं तो हैरान हूँ कि इनको पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को या कैबिनेट को पता उसको नहीं है, बेहतर तौर पे काम करने की जरूरत है। डॉक्टर फरूख साहब, हाँ नहीं, मेरा मतलब हो रही है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, नहीं, एक चीज मेरा ख्याल है राणा साहब ने मिक्स कर दी। मैंने अपनी जात की बात की है, अपने दफ्तर की बात की है। राणा साहब, मैंने अपने दफ्तर की बात की है, चूंकि मुझे इल्म नहीं है, मुझे नहीं बताया, फॉरेन ऑफिस को लाजमन पता होगा, उन्होंने बताया होगा। मैंने अपनी बात की है, मैंने हुकूमत के जो बाकी फॉरेन ऑफिस अगर आपने बात करी है तो ताहिर अशरफी साहब,
आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, फॉरेन ऑफिस आप बड़े इंपॉर्टेंट, इस जो मिनॉरिटी का मसला है वो आपका एक फंक्शन है। आपको ताहिर अगर वो फॉरेन ऑफिस को ऑन बोर्ड रखना चाहिए, हर रोज़ अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए, अपनी टेलीफोनिक या जो भी चीज़ें आती हैं आप तक पहुँचानी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं पहुँचाई, आपको नहीं मिली, तो आपका ऑफिस भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये मैं नहीं कहता कि भाई आपको उसमें यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं बताया गया ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी तो डॉक्टर फारूक सलीम साहब को आने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा महसूस होता है डॉक्टर फारूक सलीम साहब के बावजूद इसके कि हम ये मानते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडा लॉबीज़ हैं, खास करके हिंदुस्तान है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं और हमें हमारी पहले से पेशबंदी नहीं है, हम कभी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे इस नैरेटिव को हैंडल करने की। जितने भी ज़राए अबलाग हैं दुनिया के, वो हमारे बारे में, यानी हमारी गलतियाँ अपनी जगह पर, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हमारी खराबियों को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। हल क्या है आप? डॉक्टर साहब, आई टेंड टू अग्री विद यू जो आप कह रहे हैं। अलामा साहब हुकूमती नुमाइंदे हैं और उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने एक बात कही है कि बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बेहतरी आई है। मैं 100% उनकी दोनों बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बड़ा वाजे हो गया है कि 680 कोई मेंबरान, जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसनेशनल जमहूरी बॉडी है, वो इन दोनों बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वो तीन बातें हैं जिसकी तरफ आपने जिक्र किया कि क्या कोई साजिश हो रही है, क्या हमारे दलाइल में कमजोरी है, या क्या हमारी सफारतकारी में कमजोरी है। तो अगर हम आसानी से हर चीज को साजिश के ऊपर डाल दें कि हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है, जरूर हो रहा है, लेकिन वो मामले का हल नहीं है। हमें अपनी सफारतकारी की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना होगा ताकि उन साजिशों का मुकाबला कर सकें, उन साजिशों का जवाब दे सकें। हमें अपने दलाइल, अपने बयानिए को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सिर्फ ये कह देना कि हमारे ऊपर साजिश हो रही है, ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बैठी है, 681 लोग किसी साजिश का शिकार हो गए, मैं इससे एग्री नहीं करूं। और ये बहुत आसान तरीके से अगर हम हर चीज को साजिश के ऊपर डाल दें तो हम कभी भी पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो मामला वही आता है कि दलाइल में ताकत डालना, अपने बयानिए में ताकत डालना, और फिर सफारतकारी चैनल्स में ताकत डालना। अब 1 मिनट में जरा ताहिर अशरफी साहब को, दलाइल को, हाँ ताहिर अशरफी साहब इसका क्विकली जवाब भी दे दें। मेरा ख्याल है कि आपको शाह महमूद कुरैशी साहब से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कैंपेन करने के लिए। सर बात यह है कि इंशाअल्लाह अभी हम सऊदी अरब से वापस आते हैं तो अल्लाह ताला खैर करे। इंशाअल्लाह इस महाज पे भी हमें अल्लाह ताला कामयाब करेगा। देखें ये हमारे मुल्क का मामला है, मैं इसको ना इस हुकूमत का, ना राना साहब का, ना डॉक्टर साहब का, ये हम सब का मामला है, क्योंकि ये जो इशू है ये हर दौर में उठता है, हर दौर में आता है। और इसको हमें बैठकर, मैं तो फिर कह रहा हूं कि जब तक हम सब लोग बैठकर इस हवाले से अपनी चीज़ों को नहीं देखेंगे ये मसाइल आते रहेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से कि ये करारदाद यहीं रहेगी, इससे आगे नहीं जाएगी। कुछ स्टेप हमने कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और अल्लाह ताला खैर करे। जो हमारी इस्तिताअत है करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कुछ जगहों पर राब्ते का जो फुकदान है वो नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं, उसको बेहतर करना चाहिए, बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। मुमकिन है वजारत खारजा के लोग ये समझते हों कि हमें ना बता के या हमें ना इन्वॉल्व करके वो ज्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, तो मुमकिन है वो बेहतर किरदार अदा कर पा रहे हों। मैंने इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा शाह महमूद कुरैशी साहब को आगाह किया, जो हम कर रहे हैं हम उन्हें करके बता देते हैं, आगे दुनिया को बताना उनका काम है। अगर कहीं ठीक है, वक्त हमारा तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गया। राना साहब का, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का, डॉक्टर फारूक सलीम साहब का, इसी तरह अजीज़ गोहीर साहब का बहुत शुक्रिया। ये बहस आपने देखी। ये बात एक मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी कवानीन पर भी नज़रसानी करनी पड़ेगी। जहाँ इस मुल्क पर तकरीबन 26 या 27 चार्जेस के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट है, उसे बड़ी आसानी से कम करके 3-4 पे लाया जा सकता है। इस तरह बहुत से ऐसे केसेस जहाँ पे अपील की गुंजाइश है वहाँ अपील हो सकती है। बहुत सी एकोमोडेशन करनी पड़ेगी दुनिया के साथ चलने के लिए। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।